कमाई करनी है ना आपको, हर रोज सुबह मार्केट का डेली डोज लीजिए मुझसे। गारंटी से आप दिन भर चुस्त रहेंगे तो पैसा तो कमाएंगे। पहला सौदा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presenting sponsor Amit Enterprises Housing Limited. Build for more. Print partner Business Standard. And Midday. फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया CNBC आवाज की एक और अनूठी पहल, जहां हम उन शहरों में पहुंच रहे हैं जहां भारत की तरक्की की कहानी लिखी जा रही है, जिनमें है फ्यूचर सिटी बनने की संभावनाएं। वाराणसी से शुरू हुआ हमारा सफर नागपुर, औरंगाबाद, मथुरा, नोएडा और मोहाली होते हुए अब पहुंच गया है देश की संस्कार धानी पुणे। आइए सीधे चलते हैं पुणे। नमस्कार, CNBC आवाज पर आपका स्वागत है और हम आपका स्वागत आज कर रहे हैं भारत की संस्कार धानी पुणे से। और भारत की संस्कार धानी ही नहीं है ये, ऑटोमोबाइल के मामले में कोई कहता है डिट्रॉयट और हम कहते हैं कि ऑटोमोबाइल की भी राजधानी है पूरे भारत की, और IT की भी पश्चिम भारत की राजधानी बनने के रास्ते पर है। CNBC आवाज की ये जो मुहिम है फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, इसमें पुणे पर हम जहां फोकस कर रहे हैं उसके बारे में आपको ये बताना जरूरी है कि ये अकेला ऐसा शहर है जो उन टॉप 10 शहरों की लिस्ट में आता है जो राजधानी नहीं है, लेकिन भारत के टॉप 10 शहरों में इसका शुमार है। 8वें नंबर का शहर है और सिर्फ इस शहर की GDP, इस जिले की GDP करीब करीब $30 बिलियन है। इसको फ्यूचर सिटीज कहना इस सेंस में गलत है कि ये तो पहले से बहुत बढ़ चुका शहर है, लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बढ़िया कैप्चर करने वाला एक आईना भी है पुणे शहर। पुणे नाम है तरक्की का और साथ ही संस्कृति का। यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और हेरिटेज दोनों साथ में चलते हैं, दोनों को अलग अलग यहाँ नहीं देखा जाता है। पुणे के पास एक ग्लोरियस पास्ट है, चमकता दमकता आज है, इसके पास प्रेजेंट है और साथ ही बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी है। इसलिए हम पुणे को कहते हैं फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया। 3 घंटे के इस खास शो में आपका साथ देंगे हम, मतलब मैं और संजय। साथ ही हमारे साथ होंगे पुणे की जानी मानी हस्तियां जो बात करेंगे पुणे के हर पहलू के बारे में, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, IT हब, ऑटोमोबाइल हब और वो हर चीज जो पुणे से जुड़ी हुई है, पुणे को एक भविष्य का शहर बनाती है। इस घंटे हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं नरेश जुरमुरे जी, जो एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर है पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। साथ ही हमारे साथ है अजिंक्य फिरोदिया, मैनेजिंग डायरेक्टर काइनेटिक इंजीनियरिंग। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनंत सर देशमुख, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर्स। बिल्कुल, आइए पहला सवाल हम लेते हैं पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव से कि इस फैलते हुए बढ़ते हुए शहर को मैनेज करने के लिए इस वक्त सबसे एक अच्छी चीज या बुरी चीज वो क्या फेस कर रहे हैं, जुरमुरे साहब। हालांकि पुणे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो पुणे का जो बढ़ता हुआ दायरा है, करीबन आज की तारीख में हम देखेंगे तो 31 लाख यहाँ की जनसंख्या है और करीब जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन हम लोग कहते हैं जो स्टूडेंट्स और माइग्रेटरी लेबर की है वो करीब 4 से 5 लाख है। तो ये 36 लाख जो जनसंख्या है उसको टैकल करने के लिए आज का जो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है एक कचरा का, जो यहाँ का जो कचरा निर्माण होता है वो, और दूसरा है हम लोग का पानी का जो प्रॉब्लम है यहाँ का पुणे के लिए। तो अब कचरे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो करीब पुणे में हर रोज करीब 1400 टन कचरा तैयार होता है। अब इस 1400 टन कचरे से कुछ उसे डिस्पोज कैसे किया जाए या उस पर से कुछ निर्मित कैसे की जाए, इसके लिए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यरत है। इसके लिए हम लोगों ने हंजर का जो उरई देवाची करके जगह है, वह एक हंजर प्रोजेक्ट है जहां करीब हम लोगों ने 1000 टन जो कचरा होता है उससे कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं या उसका किस तरह से डिकम्पोजिशन किया जा सकता है, वैसे एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो रोखेम करके हड़प करके राम टिकड़ी के बगल में है। करीब उसकी कैपेसिटी 500 टन है, जो अभी पूरी तरह से कार्यरत हुआ नहीं है, लेकिन 200 टन की अभी उसकी कैपेसिटी है। इस पर से हम लोग करीब 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की हम लोग सोच रहे हैं। ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और उससे हमारा 500 टन जो
कचरा है जो उसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने विविध शहरों के विविध प्रभागों में बायोगैस प्लांट, फर्मिकल्चर प्लांट इस तरह का नियोजन किया है जिससे कि करीब हमारी कैपेसिटी करीब 2000 टन कचरा उसमें हम लोग उससे कुछ प्रोडक्ट निकाल सके या उसका निर्मूलन कर सके, ऐसे हम लोगों ने व्यवस्था की है। क्योंकि आज भले ही 1400 टन हमारा कचरा हो रहा है, लेकिन भविष्य में जिस तरह से पुणे सिटी की ग्रोथ हो रही है, जैसे डिकेडल ग्रोथ की बात करते हैं तो करीब 20% के करीब हमें डिकेडल ग्रोथ दिखती है अपने पुणे की, तो उस हिसाब से हमें अपना नियोजन करना है। और जब त्योहार वगैरह आता है तो इस 1400 टन की जो कचरा तैयार होता है उसकी जगह 1600-1700 टन होता है, और वो टैकल करने के लिए हमें करीब कभी 1 महीना तक उसे खींचना पड़ता है। उसकी वजह से हम लोग अपनी कैपेसिटी बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, और अभी हमारी जो कैपेसिटी 1800 से 1900 टन कचरा हम लोग निर्मूलन कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हर आदमी ये सोचता है कि कचरा तैयार करके हम लोग बाहर अपने दरवाजे के बाहर कर दें, और ये पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि उस कचरे का किस तरह से निर्मूलन करे या उसको किस तरह से उठाए। पीएमसी अपने फ्रंट पे बहुत ज्यादा काम कर रही है पुणे को एक साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाने की तरफ। पीएमसी का काम तो अपने जगह पे एकदम सही है। अजिंक्य जी, पुणे को हम एक जानते हैं एजुकेशन हब के तौर पे ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ ही ऑटोमोबाइल हब है, यहाँ आईटी हब कहते हैं इसे हम। क्या काम कर जाता है इंडस्ट्री के फेवर में पुणे में? क्यों सारी इंडस्ट्री उठ के पुणे की तरफ का रुख कर रही है? पुणे पहले से ही इंडस्ट्री हब हुआ है। मेन रीजन ऑफ कोर्स है कि बॉम्बे के बहुत नजदीक है, बॉम्बे से आना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम इधर वर्क कल्चर अच्छा है, वेदर अच्छा है, लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है, काम करने के लिए बहुत महंगा भी नहीं है बॉम्बे जैसे, या पहले तो नहीं था। इसके वजह से टाटा, महिंद्रा, बजाज, काइनेटिक ये कंपनीज ने पहले इधर आए, उनके साथ उनके सप्लायर्स आए, पूरा डेटाबेस क्रिएट हुआ और फिर वो इंडस्ट्री बढ़ने लगी थी। बिल्कुल। इसमें एक बात यह है कि देखिए, मुंबई में एक लिमिटेशन थी कि आइलैंड शहर है, आपसे मैं पूछूंगा, और यहाँ पर आपके साथ सहूलियत है, क्लाइमेट की जगह है, चारों तरफ फैल सकते हैं। और जैसा अभी जुरमुरे साहब ने बताया कि किस तरीके से बिजली और वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो बावजूद इन प्रॉब्लम्स के जिस प्रकार से ये लगातार इंडस्ट्री को यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो स्ट्रेंथ है उसको और आइडियल सिचुएशन में ढालने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए बिजनेस और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या दिक्कत आड़े आती है जिसको आप लोग एड्रेस करना चाहते हैं? इसकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ हो रही है, इन दोनों का बीच में का जो एक जो स्पीड चाहिए, पेस चाहिए, वो उतना नहीं रहा है। उसमें एक गैप है। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत हो रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है वो पीछे रह रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खाली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी जरूरी है और महत्वपूर्ण है। जैसे कि पुणे शहर में जो है वो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो होना जरूरी है। मेट्रो जैसे सुविधाएं आना जरूरी है। वैसे इंडस्ट्रियल में देखा जाएगा तो इंडस्ट्रियल में आपने जैसे बोला कि यहाँ पर काफ़ी जगह उपलब्ध थी, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई है और इसकी वजह से लैंड मिलना भी अभी काफ़ी मुश्किल हो गया है। फिर भी एमआईडीसी जैसी संस्था है जो कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उपलब्ध करके दे रही है, फिर भी एक थोड़ा बहुत सैचुरेशन इसमें आ जा रहा है और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स है। इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स है। वहाँ पर काफ़ी अच्छे रोड होने चाहिए। वहाँ पर हम जो बोलते हैं कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो इंडस्ट्री के बहुत लिए जरूरी है, वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होने जरूरी है। वहाँ पर फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन जैसी सुविधा जरूरी है और ये थोड़ा पीछे रह गया है और इसकी वहाँ पर डेवलपमेंट होनी जरूरी है। बिल्कुल। अजिंक्य, आपकी कंपनी काइनेटिक तो बहुत पुरानी कंपनियों में से एक है। ऑटोमोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में आजकल बात होती है कि पूरे देश में अब कई जगह ऑटोमोबाइल हब क्रिएट हो रहे हैं, वो तो अच्छी बात। आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल के मामले में एक सैचुरेशन पॉइंट है, या अभी भी बहुत सारी कंपनियां और उनके एक्सपेंशन प्लान इतने ज्यादा होने जा रहे हैं कि पुणे अभी भी बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा और ऑटोमोबाइल में खास करके बहुत ज्यादा बिजनेस यहाँ बढ़ने वाला है? ऑटोमोबाइल में इंडिया में बहुत बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। अभी भी हम ब्राजील,
और रशिया इन मार्केट से कम गाड़ियां बेचते हैं। पेनिट्रेशन बहुत कम है, 7 या 8% ही पेनिट्रेशन है। पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोगों के पास जब तरक्की होती है तब पहले वो स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार खरीदते हैं। तो ऑटोमोबाइल मार्केट का फ्यूचर इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। हाल ही में काफ़ी कंपनियां इंडिया में आए हैं, सब इधर ही देख रहे हैं कि फोक्सवैगन हो, जनरल मोटर्स हो, बड़े बड़े कंपनियां और उनके सप्लायर्स टेक्नोलॉजी लेके आके इंडिया में आना चाह रहे हैं। पुणे इसे अट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं, ये अभी देखना पड़ेगा। एक जमाने में ऑटोमोबाइल बोले तो लोग सिर्फ पुणे या चेन्नई में जाते थे, और आजकल उत्तराखंड, सानंद, इन जगह जाना चालू किया है। और ये बिल्कुल अजिंक्य कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन मार्क है कि अब आएंगे या नहीं आएंगे। जी ये तो ठीक है कि आएंगे या नहीं आएंगे, सवाल यहाँ उठ रहा है पुणे में क्यों नहीं आएंगे। पुणे में एक आपका पीएमसी हो गया, साथ ही 4 और एडमिन बॉडीज हैं, तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करनी होती है पूरे पुणे के लिए, तो उसमें आप लोग जो 5 बॉडीज हैं एडमिन बॉडी पुणे की, क्या वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है? क्या उसको आप लोग कुछ मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम है पुणे की जो इंडस्ट्री फेस कर रही है उसको मिल के अलग किया जाए? हालांकि स्टेट से कोऑर्डिनेशन का जो समन्वय है, जहाँ हमारे पीसीएमसी हो गया, बाकी नगर पालिकाएं अगल बगल में है और पीएमसी का है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन का एक यूनिट है जिसमें अगर डेवलपमेंट प्लान हम लोग पुणे का बनाते हैं तो हम पीसीएमसी के लोग भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। हालांकि अगल बगल के 23 जो विलेजेस हम लोग पीएमसी के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के ग्राम पंचायतों के सरपंच के साथ भी मीटिंग की जाती है, तो कोऑर्डिनेशन का ऐसा जैसा प्रॉब्लम नहीं है। इवन फिलहाल हम लोग तो जिस तरह से मुंबई में एमएमआरडीए जैसे है, उस हिसाब से पुणे में भी पीएमआरडीए का हम लोग निर्माण का सोच रहे हैं, और ये प्रस्ताव ऑलरेडी हम लोगों ने चारों एजेंसी, पीसीएमसी हो गया, पीएमसी हो गया, इन्होंने अपने पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसका प्रस्ताव शासन की तरफ भेजा है, और आपको नियर फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा। सिमिलरली जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो जैसे आप देखेंगे संगमवाड़ी हो गया, बोपड़ी हो गया, तो पीसीएमसी और पीएमसी के संयुक्त समन्वय से हम लोगों ने वो रोड तैयार की है। इवन हम लोगों ने जो मेट्रोज का जो प्रस्ताव तैयार किया है वो भी उसी हिसाब से किया है कि पीसीएमसी के लोगों को और पीएमसी के लोगों को इसका ये किया जाए। एज अ पुणे मेट्रोपॉलिटन एरिया इस हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट का, हमारा जो डेवलपमेंट प्लान हम लोग तैयार करते हैं, आपने कुछ सालों पहले देखा कि पीएमपीएमएल हम लोगों ने जो तैयार किया वो इसीलिए, पहले पीएमटी हुआ करते थे लेकिन ओनली पीएमसी के हिसाब से ना देखते हुए अगल बगल के जो विलेजेस है, पीसीएमसी की जो रहने वाले लोग हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग के जो विकास का जो कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। सर देशमुख साहब, आप कुछ गैप्स देखते हैं ये इस मेट्रोपॉलिटन रीजन के तौर पर प्लानिंग में, जिसके कारण ग्रोथ को बढ़ाने में और ठीक से मैनेज करने में इश्यूज हैं और उसको एड्रेस करना चाहिए, जो अभी जुरमुरे साहब ने बताया? आपके ओपनिंग कमेंट्स में आपने बोला था कि पुणे एक महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुणे किसी स्टेट का कैपिटल नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस एंड कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पुणे के तरफ इतना ध्यान अभी तक न राज्य सरकार का न केंद्र सरकार का आया हुआ है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर चाहिए, कि जैसे कि एक इंटरनेशनल सिटी है पुणे, यहाँ पर करीबन 250 जर्मन कंपनीज है, यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज है, यहाँ ब्रिटिश कंपनीज है, यहाँ पर जापानीज कंपनीज है, और ये सब जो है एक्सपैट्स जो आते हैं यहाँ पर, उनके बेसिक सुविधा के लिए यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंडिपेंडेंट सिविक एयरपोर्ट जो है वो होना जरूरी है। इंडस्ट्री बढ़ गई है, लेकिन अगर एयरपोर्ट नहीं होगा तो आगे जाके कैसी ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो ये जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेफिशिएंसी जो यहाँ पर है, वो यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पुणे में एक चीज हम और देखते हैं, वो ये है कि चारों तरफ आप फैल सकते हैं, एक सर्कुलर शहर बना सकते हैं, और बड़ी दिलचस्प बात है कि मुंबई से ज्यादा व्हीकल्स पुणे में है, चौपहिया भी और दोपहिया भी, यानी ये आबादी सबसे ज्यादा इस शहर में है। ये मेरे लिए जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो चौंकाने वाला आंकड़ा था। और मुझे लगता है कि अभी पुणे इतना फैलता हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी पैदा कर रहा है वो है कि ट्रैफिक से आप बहुत परेशान है। ट्रैफिक अगर ठीक हो जाए तो इंटरनेशनल सिटी की तरफ आपका एक बहुत बड़ा कदम उठेगा, और उसमें जुरमुरे साहब की एजेंसी का
बड़ा रोल है कि आप पार्किंग लॉट्स ऑडेशियस प्लानिंग के साथ बहुत सारे बना दें, पेडेस्ट्रियन की जगह चलने की छोड़ दें, सड़कों को चौड़ा कर दें। तो पार्किंग की समस्या पुणे के बारे में एक तरीके का कहा जाए कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। क्या जैसे आपने खुद ही कहा कि पुणे में जो 2 व्हीलर्स और 2 पहिया 4 पहिया का जो ये है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि करीब करीब आज पुणे शहर की जो जनसंख्या है वो 31 लाख है और यहाँ करीब करीब व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो करीबन 30 से 32 लाख है। इसका मतलब हर घर में या हर व्यक्ति के पीछे एक ही है। ये सरासर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सिटी के लिए। और अगर हम पुणे की ग्रोथ की बात करते हैं तो पुणे की जब हिस्ट्री से हम लोग देखते हैं तो कस्बा, विश्राम बाग, वाड़ा, टिळक रोड, ये पहला जो गांवठान एरिया था वहां से धीरे धीरे बाहर की तरफ ये एरिया फैलते गया है और उस वक्त की जो जरूरतें थी उस हिसाब से वहां के रोड हुआ करते थे। आज हम लोग जब इसका रीडेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी हमारे नए तो उसमें तो एक प्रॉब्लम है। देखिए, फिरोदिया साहब तो बेचना चाहेंगे गाड़ी, हाँ, आप बड़ा सारा टैक्स लगा दीजिए। एग्जैक्टली हम अभी इसी हिसाब से जाना चाह रहे हैं कि अभी जो नई बिल्डिंग का जो है तो हम लोगों ने अपने डीसीआर में इस तरह से प्रोविजंस किए हैं कि अभी पार्किंग का उतना सफिशिएंट उनका पार्किंग के प्रोविजन हो तभी उसकी बिल्डिंग की परमिशन दी जाए। सेकंडली, जब हम लोग बात करते हैं कि शहर के डेवलपमेंट की, तो जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग इस टाइप से प्रोविजन करना चाहते हैं कि बीआरटी के माध्यम से हो गया या मेट्रो के माध्यम से हो गया कि इस तरह से कि लोग ऑकेजनली अपने व्हीकल्स यूज करें। जब उनको ऐसी जगह पे जाना चाहते हो कि जहां उनका पार्किंग का उपलब्धता है उसी जगह पे अपना व्हीकल यूज करें। बाकी वक्त हम लोग मास या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह से इफिशिएंट बनाना चाहेंगे कि लोग उसका यूज करें। क्योंकि अगर पुणे की जो हिस्ट्री के हिसाब से हम लोग देखें तो हर जगह पे 60 या 70 मीटर चौड़े रोड नहीं किए जा सकते, क्योंकि पुणे जो एक कल्चरल सिटी है, एक हेरिटेज सिटी है और काफी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जो है वो इस अपने पुराने पुणे शहर में बसे हुए हैं। और जब हम इसके पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो हमें हमारे पुणे का हेरिटेज भी उसमें प्रिजर्व करना जरूरी है। तो कुछ जगह पे हम लोग करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। बहुत कुछ करने की जरूरत है पुणे में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।